हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने कुछ बातें कल जो पहला वीडियो था उसमें करी थी और कुछ बातें आज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात करी थी और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, दोनों के बीच तीर लगाते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक लिखा जाता है, राइट हैंड साइड आपका उत्पाद लिखा जाता है और कुछ भौतिक परिस्थितियां भी लिखी जाती है। अगर अभिकारक ज़्यादा हो तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं, उत्पाद ज़्यादा हो तो भी उसके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं, है ना। और भौतिक परिस्थितियां होती है उनको हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जैसे दाब हो या कोई परिस्थिति हो या तापमान हो या उत्प्रेरक हो, इन चीज़ों को हम तीर के ऊपर या नीचे लिख लेते हैं। ऐसी ऐसी हम लोगों ने कल बात करी थी किस रासायनिक समीकरण के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो रासायनिक समीकरण होता है ना वो ऐसे देखें तो दो टाइप का है। एक तो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कैसा? असंतुलित, असंतुलित या इसे बोलते हैं कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण या इसे बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। या तो बोलते हैं असंतुलित कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक क्या होता है? एक तो असंतुलित या कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण और एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण दो टाइप के समीकरण आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, पहली बात करते हैं अपन असंतुलित या कंकाली या आपका ढांचा समीकरण है, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास कोई अभिक्रिया लिखते हैं ना, तब हम लिखते हैं, एक तो लिखते हैं अभिकारक, एक तो क्या लिखते हैं? अभिकारक लिखते हैं और उसके तीर लगा करके आपका क्या बन जाते हैं? उत्पाद बन जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ तत्व होते हैं, अभिकारक में कुछ तत्व होते हैं और कुछ तत्व उत्पाद में होते हैं। भाई जैसे मान के चलो, हम लोगों ने बात करी, एक समीकरण ले लो आप, H2 प्लस O2 ले लें और ये आपका क्या बन रहा है? H2O। तो ये यहाँ पर है हाइड्रोजन का तत्व है, ऑक्सीजन का तत्व है। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन का तत्व है, ऑक्सीजन का तत्व है। लेकिन कौन कितना है वो अलग बात है, लेकिन अभिकारक में भी तत्व होते हैं और उत्पाद में भी आपके क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ पर जो तत्व है, यहाँ पर जो तत्व है उस तत्व के परमाणु, तत्व के परमाणु, परमाणु और इसमें भी तत्व के परमाणु होते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन के परमाणु है ना। आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा ना, परमाणु, अणु, है ना। ऐसा पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके H2 बनाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु है। कितने परमाणु है? दो परमाणु है। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हैं? दो परमाणु है। अच्छा, इसका मतलब अभिकारक के अंदर जो तत्व होते हैं, तत्वों के परमाणु
और उत्पाद के अंदर जो तत्व है, इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो उसे अपन असंतुलित या कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे समझो कि यहाँ पर अभिकारक में जो तत्व है, अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या है ना, ये अगर बराबर न हो तो आपका असंतुलित या कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए आप ऐसे समझिए, यहां पर देख लो, तत्व का नाम लिखते हैं। तत्व कोई भी तत्व हो सकता है, तत्व यहां पर दिखेगा नहीं है ना, ऊपर लिख लेते हैं। आप देखिए यहां पर मान के चलो कोई तत्व है, इस अभिक्रिया में तत्व कौन सा है और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक ऐसे सारणी बना रहे हैं, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और यहां पर आप देख लो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देखिए हमारे पास अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से तत्व है, आपको ध्यान रखना, जो अभिकारक के अंदर तत्व है वैसे के वैसे तत्व उत्पाद में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक तो हाइड्रोजन है, तो बताओ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? H2 है। इसका मतलब कितनी संख्या है? 2 संख्या है। इसका मतलब कितनी संख्या है? 2 संख्या है। अगर अपन बात करें उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, ये उत्पाद है आपका, इसमें कितने हाइड्रोजन है? H2O लिखा है, इसका मतलब H2 का मतलब कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम कितने लिखेंगे? 2 लिख दिए। अब अपन बात करते हैं दूसरे तत्व की। दूसरा तत्व कौन है? और हाइड्रोजन हो गया, अब कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है भाई? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, मतलब ऑक्सीजन की कितनी संख्या है इस अभिकारक के अंदर, बताओ कितनी है? O2 है। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है। ठीक है साहब। और यहाँ पर उत्पाद के अंदर कितनी संख्या है? उत्पाद के अंदर H2O है। H2O यानी कि O एक ही है, O एक ही है, तो यहाँ पर कितनी संख्या? एक ही। और तो कोई तत्व है नहीं, इसका मतलब ये हमारी सारणी वैसे पूरी होगी। अब देखो आप लोगों को देखना है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, किसी भी तत्व के अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित या कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2, ठीक है साहब, बराबर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 और यहाँ पर कितना? मात्र 1। अब 1 है, इसका मतलब 2 होने चाहिए थे, लेकिन 1 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित या कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर असंतुलित या कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण पूछ ले आपके एग्जाम में, सीधा बेटा पूछा जाता है कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, या इसका भी पूछ लेता है ना, ढांचा रासायनिक समीकरण। ये तीनों नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? सिंपल सा है, अगर किसी भी अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, दोनों बराबर होगा तो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कि क्या? अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लो कोई अपन एक अभिक्रिया लिखते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी असंतुलित थी। जो जल वाली अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी ना,
ये असंतुलित थी। अगर हम बात करते हैं संतुलित की तो देखिएगा संतुलित की जैसे आप लिखो सी मतलब कार्बन और ये O2 दोनों अगर मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है आपका, CO2 बनता है। अब देखो, अब आप लोगों को देखना है इसमें बराबर संख्या है कि नहीं है। देखो वैसी की वैसी सारणी बनाओ, तत्व, कौन सा तत्व, और उसके बाद लिखो अभिकारक, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और ऐसा कैसे लिखो, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, देखो तत्व, सबसे पहले तत्व मान लो सी और कार्बन कितने हैं, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक में आपके कितने कार्बन के परमाणु है, सिर्फ एक, C1। ओके, उत्पाद में देख लो CO2 में C कितना है, सिर्फ एक। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की तो तत्व कौन सा, यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। O2 लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है, O2 लिखा है, तो कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, 2 है। इधर बात करते हैं उत्पाद में कितने ऑक्सीजन के परमाणु, CO2 में O2 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखे 2। अब बताओ परमाणु बराबर है कि नहीं है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। देखो देखते हैं, बराबर होगा तो ठीक है संतुलित, अगर नहीं होगा तो असंतुलित। देखो कार्बन कितना, 1, अभिकारक में और उत्पाद में भी 1, यानी कि बराबर है। इधर वाला देखो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, अभिकारक में 2 और उत्पाद में कितना, 2, इसका मतलब ये भी बराबर है, और तो कोई है ही नहीं, तो सारे के सारे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर है, और बराबर है इसलिए ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। आई बात समझ में, तो ये आपकी क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। चलिए फिर बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है, क्यों संतुलित अभिक्रिया एक असंतुलित है। देखो हमारा बात यह है कि जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो संतुलित करनी पड़ती है, उसको संतुलित करना पड़ता है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है। देखिए आप लोगों ने छोटी क्लास में 9th में या उससे 8th में पढ़ा होगा, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है। कौन सा नियम आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता, क्या कहता है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी आप ऐसे समझो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो जितना द्रव्यमान पहले होता है उतना का उतना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रहेगा। यानी कि न तो द्रव्यमान को आप नष्ट कर सकते हो और नहीं आप द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हो, नहीं आप तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हो और नहीं द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हो। या फिर आप ऐसे समझो कि अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है
उतनी की उतनी किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी होगी। ये कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या कहता है? कि अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगर कम ज्यादा है तो आपको बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि नियम यह कहता है कि कम ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर किसी कारणवश कम ज्यादा रह रही है तो आप लोगों को बराबर करनी पड़ेगी। आई बात समझ? ये सिंपल सा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना होता है? जो आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है ना, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को आपको रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं था, यहाँ पर रासायनिक समीकरण है ना। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। कोई भी रासायनिक समीकरण है वो कौन से नियम से संतुलित, कौन से नियम के कारण संतुलित करनी पड़ती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान न तो खत्म होगा, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है उतना का उतना बाद में रहेगा। सिंपल सी बात यह है कि उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर रहती है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि है। इस विधि के बारे में डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। आज इतना ही, फिर आपका अगली क्लास में ये पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ अंतिम यानी कि बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहते हो, अंतिम तक जुड़े रहते हो, तो मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर साइंस में कर जाओगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, बता दो कि कैसा लग रहा है, कमेंट करके बता दो। और दोस्तों, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो ताकि वो भी पढ़ ले और साइंस में अच्छा स्कोर बना सके, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।